हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। ये कृष्णा बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको कृष्णा बुक से एक एक टॉपिक को बुक से ही कवर करके आपको बताएंगे और एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो जैसे देख रहे हैं कृष्णा बुक है और ये हमारा कैलकुलस है, ठीक है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है। तो आइए हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ये जो पहला चैप्टर है, इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म है जो डिफिनीशन है उससे जान लेते हैं। और यहाँ पे डिफिनीशन में एक एक टर्म एक एक वर्ड को समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये जो कैलकुलस है, ये जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ये एक एक वर्ड पे काफ़ी अपना मीनिंग सेंस रखता है। एक एक वर्ड अगर क्लियर है तो आपको हर पॉइंट आसानी से समझ में आएगा। अब जैसे आ गया डिफिनेशन यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। ये देख रहे हैं आप क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होता क्या है रियल में? तो कांस्टेंट एक लिखा हुआ है जैसे कि अ सिंबल विच रिटेन द सेम वैल्यू थ्रू आउट द सेट मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब ये सिंबल हमारा कैसा हो सकता है? ये सिंबल या तो हमारा न्यूमेरिकली होगा 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ेगा, या फ्रैक्शन में होगा 1/2 3/5 -1 -7 -3/2 इस तरह से चलेगा, या फिर एक्स वाई जेड के टर्म में हो, या पी क्यू आर एस के टर्म में हो, या फिर ए बी सी इस टर्म में हो। तो ये सब सिंबल हमारे कांस्टेंट कब कहलाएंगे? ये तो क्लियर है कांस्टेंट है, ये भी क्लियर है, लेकिन ये सब कांस्टेंट कब कहलाएंगे? जैसे मान लिया हमें डिफरेंशिएशन करना डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे जो वाई जेड है इसे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, तो वाई जेड को कॉमन ले लेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स निकालेंगे किसका, एक्स का, ठीक है। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा, वाई जेड। तो यहाँ पे ये जो वाई जेड है इंटू 1 हो जाएगा। तो ये जो वाई जेड है ये हमारा कांस्टेंट का वर्क कर रहा है, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पे सिंबल। अब आप सीनियर क्लास में पहुंच गए तो आप नंबर्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंबल्स का मतलब समझ में आ गया, सिंबल्स क्या कहना क्या होता है। तो अ सिंबल विच रिटेन सेम वैल्यू थ्रू आउट द सेट। अब जो सेट है, मतलब कि जैसे हमारे पास एक ये सेट हो गया इतना बड़ा, मान लीजिए ये पूरा सेट हो गया, या फिर जिस पूरे को मान लेते ये सेट है। इस सेट में जो क्वांटिटी हर समय के लिए कांस्टेंट है, चेंजेबल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। जैसे ए बी सी को हमेशा कांस्टेंट की तरह माना जाता है, एक्स वाई जेड को हमेशा वेरिएबल की तरह, लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ जगह हमारा देखिए वाई जेड एक्स वाई जेड कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे यही एग्जांपल ले लिए जहाँ से डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल है, लेकिन जब ये एक्स रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इस क्वांटिटी को, तो वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो वेरिएबल केवल एक्स ही है। इसलिए आपको क्लियर रखना है कि कोई भी सिंबल हो वो क्या होना चाहिए, रिटेन्स, मतलब होना चाहिए क्या, सेम वैल्यू थ्रू आउट द सेट, पूरे सेट में वो कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ये सिंबल आपको मेन वर्ड याद करना है कि सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये वर्ड क्या होता है ये सेम समझिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिर स्टार फिर ओ इटीसी इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये सब ऐसे बहुत से होते हैं। तो स्टार हो गया, फिर डैश करके ले लिया जाए, डॉट करके ले लिया जाए, डॉट ले लेते हैं यहीं पे, जीरो, ये ओ हो गया, ये डॉट हो गया, इस तरह से ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी ले लेंगे इसमें। तो कांस्टेंट क्लियर वेरिएबल क्या होता है, जो क्वांटिटी हमेशा चेंज हो, फिक्स्ड ना हो। अ वेरिएबल इज अ क्वांटिटी और सिंबल, ये क्वांटिटी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जो किसी नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। विच इज केपेबल एज्यूमिंग डिफरेंट वैल्यू, जो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दें। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है,
continuous variable is one which can take all the numerical value between two given numbers। मतलब कि दो नंबर्स के बीच में जो वेरिएबल चूज करेंगे उसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, उसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बात कर लेते हैं। इज वन विच में टेक अप आर्बिट्रेरी वैल्यू दैट में असाइन टू, मतलब कि हम एक आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लें अपने से। तो आर्बिट्री मतलब स्वेच्छा से, आर्बिट्री मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार जो वैल्यू चूज करते हैं वेरिएबल की तरह। जैसे कि माना कि फील्ड में कुछ बॉयज खेल रहे हैं, उसमें से कुछ गर्ल हैं, कुछ मतलब वैसे समझिए फील्ड में 50 बच्चे खेल रहे हैं, उसमें से कुछ गर्ल है, जितने बच्चे बॉयज हैं। तो हम अपने इच्छा के अनुसार गर्ल्स की संख्या x मान लेते हैं या y बॉयज की संख्या x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा कि ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। जैसे एक फंक्शन ले लेंगे हम यहाँ पे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो ये जो एफ एक्स क्या है, ये एक्स की वैल्यू पे इस पे एक्स एफ जो है फंक्शन वाई है। तो रियल में एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो ये जो वाई है, ये वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और ये एफ एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब कि हम इस एक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वाई की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। एक्स जो होगा हमारे यहाँ पे, ये जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, डोमेन्स ऑफ वेरिएबल। अब डोमेन क्या होता है कि डोमेन एक प्रकार से, चलिए पढ़ लेते फिर देखते हैं। इफ वी गिव अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स ओनली दोज वैल्यू विच बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी। मतलब कि हमारे पास क्या है, ये नंबर लाइन है, ये और ये एक्स इक्वल टू ए हो गया, ये एक्स इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्स ओनली दोज वैल्यू विच लाइज, अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक्स हमारा लाई कर रहा है वो। ठीक है, इतना क्लियर है। देन ऑल दिस न्यूमेरिकल वैल्यू टेक अप कलेक्टिवली विच इज कॉल्ड डोमेन और इंटरवल। अब इन सब वैल्यूज को एक साथ ले लिया जाए, मतलब इसके बीच में जितने भी वैल्यू आएंगे ये सब सबको कलेक्टिवली इस तरह से ए से बी के बीच में ऐसे ले लिया जाए। मतलब कि ए और बी को इंक्लूड करते हुए जितने नंबर इनके बीच में आएंगे सबको ले लेंगे। डोमेन और इंटरवल ऑफ द वेरिएबल, उसे डोमेन कहते हैं या फिर इंटरवल, उस वेरिएबल का इंटरवल कहते हैं। डोमेन इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ए इज बी इंक्लूडेड। मतलब कि डोमेन को जब ए और बी इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर लगा हो तो क्या कहेंगे, डोमेन हमारा क्लोज्ड है। अगर इस ब्रैकेट की जगह अगर ए कॉमा बी ऐसे लगा हो तो इसको कहेंगे ओपन। एन ओपन डोमेन इज नोटेड बाई, ये इस तरह से या इस सिंबल से, इसको ए कॉमा बी को इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको ओपन या फिर ए कॉमा बी, ये लिखें या फिर ये लिखें। सिमिलरली द सिंबल, ये सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है, इधर से ओपन है इधर से क्लोज है। तो इसको क्या कहेंगे, सेमी ओपन डोमेन। और इसे सेमी ओपन डोमेन आर डिनोटेड बाई इस तरह से, सेमी ओपन हाँ सेमी ओपन लेफ्ट साइड, सेमी ओपन राइट साइड, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब फंक्शन की बात आती है, फंक्शन क्या होता है। इफ y इज डिपेंडेंट अपॉन x, तो वही यहाँ पे बता दिए हैं, ये फंक्शन एफ एक्स है, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वही यहाँ पे कर रहा है। इफ y is dependent upon x in such a manner that every value of x in its domain of variation there correspond definite और यूनिक वैल्यू ऑफ y। मतलब इस डोमेन में, अब ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं एक, ये जो फंक्शन है कहीं ना कहीं एक डोमेन में a कॉमा b में डिफाइन होगा, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी इसमें चूज नहीं करेंगे, ये किसी न किसी डोमेन में ये वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें ये बता रहे कि इस डोमेन से x को निकालेंगे, यहाँ से इस डोमेन को x मानेंगे, इसमें जितने भी वैल्यू लेंगे वो हमारा x के बराबर होगा। इस x को फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ये y के बराबर होगी। तो वही करा, y डिपेंडेंट अपॉन x इन सच अ मैनर दैट एवरी वैल्यू ऑफ x इन इट्स डोमेन और वेरिएशन
there correspond a definite that is a unique value of y, then y is said to be a single valued function। एक एक वैल्यू के लिए एक एक मतलब x की एक वैल्यू चूज करेंगे, हमें x की वो f(x) की एक ही मान मिलेगा, उसे कहते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। मतलब x इक्वल टू 1 लेंगे तो f(x) भी हमें सिंगल मिलना चाहिए, सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। फिर आगे देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एंड इज डिनोटेड बाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ(x), पहले बता दिए हैं। फंक्शन f(x) को हम y इक्वल टू लिखते हैं। डिनोटेड बाई काइंड ऑफ डिपेंडेंट और रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में क्या रिलेशन है, इस तरह से इसे दिखाते हैं। द रिलेशनशिप ऑफन कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप। इस f(x1) ये सब वैल्यू जब पुट करेंगे किसके x के जब x1 x2 xr जब फंक्शन में पुट करेंगे तो इस रिलेशनशिप को हम फंक्शनल रिलेशन कहते हैं, और इसे फंक्शनल वैल्यू, इसे क्या कहेंगे, हम फंक्शनल रिलेशन कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फंक्शनल वैल्यू किसका, x इक्वल टू कितना इतना है। इस रिलेशनशिप को जो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शनल रिलेशन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रिलेशन कहेंगे। और ये जो पॉइंट है ये, अब f(x1) रखेंगे, x की जगह x1 रखा तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, इसके लिए अलग मिलेगा, इसलिए अलग अलग वैल्यू को हम एक साथ मिला के फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो हमारे रेंज के बराबर होता है। चलिए एग्जाम्पल है, आगे एक्सरसाइज करेंगे तो बता देंगे, पहले टर्म्स डिफिनेशन चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। सेट थ्योरी डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब सेट थ्योरी में जो हम डिफिनेशन पढ़ेंगे वो क्या होता है, लेट ए एंड बी टू गिवन सेट, मतलब कि एक सेट ए हो गया, एक सेट ये बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, इनके बीच में एक मैपिंग एफ चल रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सपोज देयर इज इट कॉरेस्पॉन्डेंस डिनोटेड बाई एफ, इन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैपिंग, एक फंक्शन एफ है। द एफ इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए के बीच में कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को एफ से डिनोट करते हैं, जिसे फंक्शन और मैपिंग कहते हैं। इस एफ को क्या कहेंगे, फंक्शन और मैपिंग रिलेशन ऑफ एफ। इस एफ का जो इससे रिलेशन हो रहा है, ए का बी से जो रिलेशन हो रहा है उसे एफ कहेंगे। ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी इस तरह से लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी, या ए रिलेशन किसका, एफ में, जो फंक्शन या मैपिंग कहलाता है। फिर आगे, द मैपिंग एफ ऑफ ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इससे इस एरो को एफ सच दैट, इसे सच दैट पढ़ते हैं, ए टेंड्स टू बी, क्लियर है, इसे टेंड्स टू पढ़ते हैं, ये इसे सच दैट पढ़ते हैं, ये सच दैट, ये टेंड्स टू, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड एफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। इस सेट को हम डोमेन कहते हैं, इस सेट को हम कोडोमेन कहेंगे, इसी को हम रेंज भी कहते हैं, जितने की इमेज मिलेगा उसे रेंज कहेंगे। देन देयर एलिमेंट y बिलोंग्स टू b, इससे इसमें से हम x रखेंगे तो ये y के बराबर होगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा, ये f(x) के बराबर होगा, f(x) जो y के बराबर आएगा। y belongs to b which mapping f associated to an element of x, इस f(x) में x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो हमें अलग अलग y मिलेगा। इस सेट से अलग अलग चूज करके x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1, जो भी वैल्यू आएगी 1 2 3 जो रखेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वे y के बराबर होगा। तो ये वही कहना चाह रहा है, y belongs to b which is mapping f associate an element x belongs to a, इस एलिमेंट को हम x कहेंगे, जो इस x को इसमें रखने में जो वैल्यू आएगी y होगी, तो वो क्या हो रहा है, इससे एसोसिएट है, जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, इसलिए इसे मैपिंग कहा गया।
ए इज डिनोटेड बाई एफ एक्स, इस ए को हम एफ एक्स से लिखेंगे, पहले ही बता दिए हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इज कॉल्ड एफ इमेजेस ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब इसको क्या कहेंगे, एफ इमेजेस, जो इधर से इधर बन रहा है, इधर से इधर बन रहा है उसे एफ इमेजेस कहेंगे, जब इधर से इधर बनेगा उसे प्री इमेजेस कहेंगे। F images of x or the value of the function f for x. Each element of A has a unique image and each element of B need not appear as the image of B need not appear the image of an element in A। मतलब कि जो मैपिंग होगा A से B में, ये जरूरी नहीं कि जो B में एलिमेंट है वो A में होना चाहिए, ये वही कह रहा है। Need not to appear the image of an element in A। We define the range of f consisting those element in B which appear the images at least one element in A। मतलब कि B एलिमेंट में उन एलिमेंट को, जैसे इसमें 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें जो मैपिंग हो रहा है 1 के साथ हो गया, 2 के साथ, 3 के साथ, मतलब 1 2 3 इन तीनों को काउंट करके रेंज कहेंगे। लेकिन ये जो 4 है इसका इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए इसे हम कोडोमेन में रखेंगे। जिसका इमेज मिलेगा, जिसका इमेज बनेगा हम उसी को रेंज कहेंगे। जिसका इमेज नहीं बनेगा पूरे को हम कोडोमेन कहेंगे, जिसका इमेज इससे इमेज मिलेगा यहाँ पे उसे केवल रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट इन विच अपीयर द इमेजेस एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए। ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, दो फंक्शन इक्वल कब होंगे, जब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, मतलब कि ए से मैपिंग होगा बी में। टू फंक्शन एफ एंड जी ऑफ ए टू बी, ए से बी के बीच में मैपिंग हो रहा है, आर सेट टू बी इक्वालिटी इफ ओनली इफ, यदि यह तभी संभव है जब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, जहाँ सभी वैल्यू एक्स क्या हो, ए में बिलोंग करे। ठीक है। एक सेट ए है जो मैपिंग हो रहा है सेट बी में। ठीक है। ये एफ हो गया, ये जी हो गया। अब ए के जितने भी वैल्यू हैं एक्स, मैपिंग करने पे बी में मिल रहा है इमेज, वी राइट एफ इक्वल टू जी, तब उस केस में हम कहेंगे ये जो मैपिंग एफ ए से बी में जो मैपिंग हो रहा है, फिर ए से बी में जो जी का मैपिंग हो रहा है, तो इन दोनों को एफ इक्वल टू जी कहेंगे। मतलब एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अगर हमें मिल रहा है तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एफ इक्वल टू जी कहेंगे। इतना तो क्लियर है। For two unequal mapping from A to B, thus there must be exist at least one element x a such that f is not equal to जी एक्स। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो मैपिंग हो रहा है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके साथ इमेज बना रहा है लेकिन इसके साथ इमेज नहीं बना रहा है। एफ के साथ तो हमारा ये इमेज बना रहा है, लेकिन जब जी की पारी आती है तो उसके साथ जी के साथ इमेज नहीं बनाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि मैपिंग हमारा इक्वल नहीं है, उसलिए एफ नॉट इक्वल टू जी होगा। तो वो यही वहाँ पे ये कहने जा रहा है। कांस्टेंट फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक मैपिंग है। ठीक है। ये और ये ए से बी के बीच में ये क्या हो रहा है, मैपिंग, एफ मैपिंग हो रहा है। ठीक है। इस मैपिंग में क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट कब होगा, जब इफ सेम एलिमेंट बी इज असाइंड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब एक ही बी में एक ही एलिमेंट है लेकिन ए में ढेर सारे एलिमेंट का मैपिंग मिल रहा है। ठीक है। मतलब इसमें ढेर सारे एलिमेंट है लेकिन इसमें एक ही सिंगल एलिमेंट है। मतलब एक्स की वैल्यू चेंज करें और हमें बी में वाई की वैल्यू एक ही मिल रहा है। मतलब ऐसे एफ एक्स इक्वल टू सी, तो F1 लेंगे तो भी C मिलेगा, F2 लेंगे तो भी C मिलेगा, F3 लेंगे तो भी C मिलेगा, F4 लेंगे तो भी C मिलेगा। मतलब कि हर बार हमें C ही मिल रहा है। इसे तो एक मान लिए, इसको C मान लिए, तो x इक्वल टू हमने क्या रखा है,
1 2 3 4 बार बार अलग अलग चेंज करें लेकिन हर बार हमें सी मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या हो कि सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो, रियल नंबर का हो, तो उससे उस जो मैपिंग बनेगा, इफ बोथ ए एंड बी आर द सेट ऑफ रियल नंबर, द एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यू फंक्शन ऑन रियल वेरिएबल। मतलब कि सेट ए और सेट बी दोनों रियल नंबर ले, उनके बीच में जो मैपिंग बनाएंगे हम, वो हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा या रियल वैल्यूड मैपिंग कहलाएगा। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, ये क्या होता है कि देख लेते हैं। इफ y हैज ओनली वन डिफिनिट वैल्यू व्हेन अ डिफिनिट वैल्यू इज गिवन टू x देन y इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। मतलब वन वन फंक्शन कह सकते हैं, मतलब कि x की वैल्यू अगर एक दिया जाए तो हमें y की एक ही वैल्यू मिलेगी। व्हेन y हैज मोर देन वन वैल्यू फॉर अ वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू के लिए y के लिए हमें ढेर सारे मान मिले, उस केस के में हम क्या कहेंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। व्हेन y हैज मोर देन वन वैल्यू, y में क्या मोर देन वन वैल्यू हो, मतलब कि दो तीन वैल्यू ऐसे हो जिसका x के साथ एक ही इमेज बने, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। ऑड एंड इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है कि एफ एक्स में, जैसे कहाँ पे, हाँ ये फंक्शन एफ एक्स है, अगर इस फंक्शन को f माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाए, क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो अगर ये f x के बराबर आ रहा है, यहाँ देखते हैं, जैसे ये फंक्शन f x है, इस x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f माइनस एक्स, जो अगर f x के बराबर आ गया तब तो कहेंगे इवन फंक्शन है। अगर यही f माइनस एक्स को रिप्लेस करने के बाद हमें माइनस टाइम्स एफ एक्स मिल रहा है तब कहेंगे ऑड फंक्शन। क्लियर है, तो वही देखते हैं। तो a function is said to be odd function if changes sign when the sign is variable is changes। मतलब कि ये x जो वेरिएबल है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो हमें माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिल गया, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, f को माइनस एक्स के साथ लेंगे, हमें एफ एक्स मिल रहा है, मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो माइनस रखने पर भी ये हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहेंगे। बाउंडेड फंक्शन एंड अनबाउंडेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन ये होता है जो, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जैसे ये a कॉमा बी, ये इंटरवल हो गया, मतलब कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं a है, यहाँ पे कहीं b है, अगर इस b को और a को साथ में ले ले तो उसे a कॉमा बी लिखेंगे, बाद में जितने नंबर ये सब तो इसके बीच में आएंगे ही सब, ऐसे फंक्शन को बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। अनबाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि किसी एक तरफ से क्या हो, खुला हो, एक तरफ से खुला हो या दोनों तरफ से खुला हो, जिसे इस तरह से रिप्लेस करेंगे, ऐसे a कॉमा बी लिखेंगे, a कॉमा बी, इन दोनों को क्या कहेंगे, अनबाउंडेड फंक्शन। मतलब कि ये इधर से भी खुला है, 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 मतलब इसमें a को इंक्लूड नहीं करेंगे ना तो b को इंक्लूड करेंगे, बाकी उसके बीच में जितने वैल्यू आएंगे सबको लेंगे, इसलिए इसे कहा गया है कि अनबाउंडेड फंक्शन। जो ये फंक्शन बनेगा इस इंटरवल से, उससे हम अनबाउंडेड फंक्शन कहेंगे। तो वही करें, इंटरवल एफ एक्स नेवर ग्रेटर देन सम वैल्यू इतना, अपर बाउंड लोअर बाउंड, इसी को सुप्रीमम इनफीमम, इसको क्या कहते हैं, इसको अपर बाउंड कहेंगे, अपर बाउंड, और इस वाले को हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड। ठीक है, इतना क्लियर है। एम इज कॉल्ड लोअर बाउंड। अगर एम और एन एक इंटरवल लेते हैं हम, ठीक है, तो उसमें से कैपिटल एम और स्मॉल एम, जैसे यहाँ कैपिटल एम ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉल एम ले लेंगे, तो कैपिटल एम को अपर बाउंड कह रहा है, स्मॉल एम को लोअर बाउंड, तो कैपिटल एम इज सेड टू बी अपर बाउंड, कैपिटल एम को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, और यहाँ पे जो स्मॉल एम लिया हुआ है
उस स्मॉल m को हम क्या कहेंगे, लोअर बाउंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसी चीज को हम सुप्रीमम और इन्फीमम भी कहते हैं। वी मीन द लिस्ट ऑफ द अपर बाउंड of x in the interval is called supremum और the infimum greatest of lower bound। लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट नंबर को हम क्या कहेंगे, ये याद कर लीजिए, सुप्रीमम और इन्फीमम। ये अपर बाउंड का सबसे क्या कर रहा है, सुप्रीमम इज ऑफ f in an interval we mean and the list of all the upper bound। लिस्ट जो मतलब छोटी छोटी वैल्यू होगी अपर बाउंड की। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम कहेंगे। इन्फीमम क्या होगा, लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, तो उसे हम लोअर बाउंड कहें, वो इन्फीमम कहेंगे। रेशनल फंक्शन, रेशनल इंटीग्रल फंक्शन और पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखा जाए a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस डैश 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 प्लस an माइनस 1x प्लस an x पावर 0 जो 1 के बराबर होगा, जहाँ a1 a2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0। ये यहाँ पे कंडीशन देना पड़ता है हर बार। a1 a2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और 0 है। रेशनल फंक्शन जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, जो ऊपर का भी पॉलिनोमियल हो, नीचे का भी पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, उसे रेशनल फंक्शन कहेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफिनेशन वो यही होता है, इसी का उल्टा लिखा हुआ है, yn मतलब कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर रहेगा और लास्ट में कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे क्या होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये डिक्रीजिंग पावर चल रहा है, ये ऊपर से 3 2 1 0, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया n माइनस 1, उसके साथ अगर कांस्टेंट लगा दिया जाए, यहाँ पे कांस्टेंट सबके साथ 1 है, यहाँ पे a लगा दे, यहाँ पे b लगा दे, यहाँ पे c लगा दे, इसको d लिख दे, तो ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये एंटर में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जब बीएससी पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन जब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक शॉर्ट एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे हमें एक जनरल, ये याद रखिए, हमेशा जनरल फॉर्म देना चाहिए आपको। कोई भी थ्योरम प्रूव करेंगे तो हमेशा जनरल फॉर्म को ही अप्लाई करेंगे, न कि एक स्पेसिफिक नंबर को लेकर प्रूव करना है। इसलिए ये जो डिफिनेशन दिया गया है अलजेब्रिक फंक्शन का, या फिर ये रेशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन का, रेशनल इंटीग्रल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, जो अलजेब्रिक फंक्शन ना हो, मतलब कि जो ए एक्स क्यू प्लस बी वाई क्यू बी स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इस तरह का फंक्शन ना हो। प्लस मान लिया कि ई के पावर एक्स पावर 4 हो गया, तो इस फॉर्म में ना हो, जैसे साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इक्वल टू 0। देखिए साइन फंक्शन भी है, अलजेब्रिक है, तो ये मिक्सअप है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे, या फिर ई पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये फंक्शन जो बनेगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, माने 2 साइन थीटा। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसेंडेंटल। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। तो यही डिफिनेशन में ये होगा, जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता है उसी को हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉगरिथमिक आ जाए, ये सब क्या है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के एग्जाम्पल है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। x1 ग्रेटर देन x2, दो वैल्यू x1 और x2, x1 बड़ा है x2 से, जो फंक्शन में रखेंगे, एक ही फंक्शन fx1 रखेंगे fx2, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, fx1 बड़ा आएगा, ये छोटा है, इसलिए इसे कहा गया है मोनोटोनिकली ये इंक्रीजिंग का है पहला एग्जाम्पल। और ये क्या, दूसरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। x1 ग्रेटर देन x2 वैल्यू रखने पे हमें fx1 छोटा आ रहा है fx2 से, जहाँ x1 x2 इंटीजर्स कोई आई सेट है, उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर ये बराबर की साइन यहाँ से हटा दिया जाए, इसमें से उसमें से, तो हटा दिया गया ये बराबर की साइन, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाएगा।
स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर देन fx2। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ग्रेटर साइन के साथ बराबर लगा हुआ है, यहाँ बराबर साइन नहीं है, इसलिए वर्ड स्ट्रिक्टली आ गया है। ठीक उसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किया जाएगा, x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 लेस देन fx2। अगर इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो उसी को कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपली इसको मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे तो ये दोनों डिफिनेशन इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दोनों के एक साथ लिखना पड़ेगा। और साथ में अगर ये भी दे देंगे तो और अच्छा है। मतलब मोनोटोनिक फंक्शन कहेगा तो आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देना पड़ेगा। ये नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है साइन एक्स का, एक बार इंक्रीज करता है फिर एक बार डिक्रीज करता है। जैसे साइन का ग्राफ कैसे चलता है, साइन का ग्राफ जो होता है वो एक्सिस हो गया तो ऐसे 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 ऐसे, तो एक बार इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, यहाँ तक डिक्रीज किया फिर इंक्रीज करा, फिर इतना इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करा, फिर इंक्रीज करा, फिर डिक्रीज करा, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो एक बार इंक्रीज करा एक बार डिक्रीज कर रहा है तो उसी को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट जिसे x और y के टर्म में x को अलग y के किसी एक वेरिएबल के टर्म में सेपरेट किया जा सके। A function is said to be explicit when expressed directly in term of independent variable y is equal to sin inverse x plus log x। अब देखिए y यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, तो सॉरी y यहाँ पे क्या है, फ्री है, लेकिन x क्या है, अलग अलग किसी न किसी पे डिपेंडेंट बना हुआ है, इसलिए हम y के टर्म में x को लिख पा रहे हैं, इसलिए कहेंगे इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर y को x के टर्म में न लिख पाए उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे क्या है, x पावर y प्लस y पावर x को a पावर b, तो इससे हम x के टर्म में y के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए इसे कहा गया इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, धन्यवाद। अब आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से हम लिमिट। ये जो लिमिट है, लिमिट अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन के साथ। कौन ये एग्जाम्पल है फिर ये क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, नेक्स्ट लेक्चर इसी के बाद मिलेगा, देखिएगा। धन्यवाद।